Good morning to all of you, dear students. Today we are going to discuss a topic of BSc Part 3, Probabilistic and Normalizations, Interpretation of Wave Functions. यानी कि हम देखेंगे कि जो तरंग फलन होती है उसकी प्रायिक व्याख्या और साथ ही साथ हम तरंग फलन का जो सामान्यीकरण होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, उसको भी हम समझेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है ये तरंग फलन की जो प्रायिक व्याख्या है प्रायिकता के आधार पर क्यों की गई। तो आपको याद होगा कि तरंग फलन साई जो है द्रव्य तरंग के उस गुण की व्याख्या करता है जिसके कारण द्रव्य तरंग की उत्पत्ति होती है। हम क्लासिकल पे नहीं जाएंगे, हम क्वांटम की बात करेंगे, है ना। क्लासिकल और क्वांटम में आपको मालूम है कि क्वांटम की हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक फंक्शन साई की, जो हर चीज को क्या करता है, डिफाइन करता है। ये साइन फंक्शन जो है वही सभी चीजों को डिफाइन करता है और जितनी भी जो द्रव्य तरंगे हैं उस उनके गुणों की क्या करता है, वो व्याख्या करता है। क्योंकि हमें मालूम है कि हर द्रव्य के साथ एक तरंग संलग्न होती है, जैसा कि डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस में भी हमने पढ़ा था। तो साइन फंक्शन जो है वो एक्चुअल में जो फलन होता है वो किसका फलन होता है, अगर हम 3D में देखें तो हम लिखते हैं उसको r और t का फंक्शन होता है। इसका मतलब वो होता है पोजीशन और टाइम का, या r को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x y और z के फॉर्म में, ठीक है। जहां पर x y z या r जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम साई को बताना चाहें कि ये साई होता क्या है, तो जो श्रोडिंगर समीकरण से ने जो श्रोडिंगर समीकरण ने जो हमें फंक्शन दिया है वही फलन एक्चुअल में जो क्या क्या होता है, वो फंक्शन हमारे तरंग फलन जो साई है उसकी व्याख्या करता है। तो अगर एक एग्जांपल से हम समझें कि यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग का आयाम हमने लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एम्पलीट्यूड लिया है वो हमने a माना है, तो प्रति एकांक आयतन ऊर्जा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। और यदि हम प्रति एकांक आयतन में फोटोनों की संख्या जानना चाहें तो प्रति एकांक आयतन में फोटोनों की संख्या जो है वो डेफिनेटली ए स्क्वायर बाय एच न्यू होगी, है ना। अगर हम फोटोनों की संख्या जानना चाहें, नंबर ऑफ फोटोन जानना चाहें, तो वो डेफिनेटली ए स्क्वायर अपॉन एच न्यू होगी। लेकिन एच न्यू इज ए कांस्टेंट वैल्यू, आपको मालूम है। इसका मतलब फोटोनों का जो घनत्व है या फोटोनों की जो संख्या है वो भी आयाम के वर्ग पर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती हो रही है। तो हम यह मान सकते हैं या यह माना जाए कि जो भी द्रव्य तरंग का किसी भी स्पेस में विस्थापन होता है, द्रव्य तरंग का जो विस्थापन होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं, साइन से दर्शाते हैं। तो उस बिंदु पर कण का घनत्व निश्चित रूप से इस विस्थापन के अनुक्रमानुपाती न होकर इस विस्थापन के क्या होगा, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब क्योंकि घनत्व जो है वो देखिए विस्थापन यानी कि आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो उसका घनत्व होगा, ठीक है, कण का जो घनत्व होगा वो विस्थापन के वर्ग पर निर्भर करेगा, यानी कि साइन स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिसमें जो तरंग पैकेट जो हमने पढ़ा था, किसके बारे में, तरंग पैकेट जो हमने पढ़ा था, उस तरंग पैकेट में जो साई का मान है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो तरंग पैकेट में कण की स्थिति कहाँ है ये जाननी है हमें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो बताया था वो बताया था मैक्स बोर्न ने। मैक्स बोर्न ने हमें जो बताया था वो क्या बताया था कि मैक्स बोर्न एक बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है इस फील्ड के, क्वांटम के लिए। उन्होंने बताया था कि साइन स्क्वायर मॉड जो है ये वही एक्चुअल में किसी कण की स्थिति को कण की स्थिति प्राप्त करने की प्रायिकता को बताता है ना। यानी कि कण की साई अवस्था में होने की प्रायिकता अगर कोई बताता है तो वो कौन बताएगा, साई स्क्वायर बताएगा। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के हमारा यहीं से पूरा आया है, क्लियर है। अतः साई स्क्वायर को ही हम क्या कह सकते हैं, जो पार्टिकल है उसकी वहां पर होने की प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, उसकी घनत्व की मेजरमेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने जो पढ़ा था उसके हिसाब से जो साई होता है हमको जो मिला था, है ना, वो साई की वैल्यू थी एक्चुअली में साई 0
है ना, आपको याद होगा e⁻⁻⁻ -i⍵t के फॉर्म में, जो बेसिकली हम पढ़ते आ रहे हैं, ये साइन की वैल्यू थी। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है वो कैसी है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि उसमें आयोटा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर होने के कारण इसका कोई कोई सही मान नहीं होता है, सार्थक मान इसका नहीं है इसलिए। लेकिन अगर हम बात करें कि साई के साथ यदि हमने साई स्टिक यानी कि उसका हमने कंजुगेटेड ले लिया, उसकी संयुग्मी समृद्ध संख्या ले ली, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी साई 0 e⁻ -i⍵t, है ना, ये वैल्यू आएगी एक। और दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी साई 0 e⁻ +i⍵t, या अगर हम et के फॉर्म में लेना चाहें तो उसे et के फॉर्म में भी ले सकते हैं, h के फॉर्म में भी। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन 0 का स्क्वायर। क्या आ जाएगी वैल्यू, साइन 0 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो साइन 0 का स्क्वायर, या जिसे हम कह सकते हैं साइन ऑफ मॉड का स्क्वायर, हम ये भी कह सकते हैं, है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी इसमें कहीं पर क्या कोई समृद्ध भाग है क्या, नहीं, दैट मीन्स ये एक वास्तविक राशि है, ये एक रियल वैल्यू है ना। इसका मतलब इसका एग्जिस्टेंस होगा, इसका कोई सार्थक मान होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक रियल वैल्यू है, इस राशि की प्रायिकता घनत्व की माप को दर्शाता है। ठीक है, अब स्थिति अगर हम ले एक्स वाई जेड पर किसी सूक्ष्म आयतन की बात करें, चलिए हम अगर थोड़ा सा इसे हटाएं यहाँ से और हम एक स्थिति ले लेते हैं। स्थिति हमारी अगर हम 3D की बात कर रहे हैं, है ना, तो स्थिति हमने ले ली, एक्स वाई जेड स्थिति ले ली और उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने एक्स वाई जेड स्थिति ले ली, यानी कि 3D की हम बात कर रहे हैं और समय क्या है आपका t। तो यदि हम स्थिति एक्स वाई जेड पर किसी सूक्ष्म आयतन आयतन हम ले लेते हैं dv इक्वल टू, हम ले सकते हैं एक्स वाई जेड, तो स्मॉल लेने के कारण हम उसे लिख सकते हैं dx डॉट dy डॉट dz। यदि हमने सूक्ष्म आयतन लिया, उसमें कण के प्राय यानी कि प्रोबेबिलिटी यदि हमें फाइंड आउट करनी है तो वो होगी, डेफिनेटली होगी साइन स्क्वायर dv, ये साइन स्क्वायर dv होगी, है ना, या फिर हम उसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर मॉड में, है ना, dv की जगह हम लिख सकते हैं dx इंटू dy इंटू dz। ओके, अब चूंकि कण तो किसी भी स्थिति में पाए जाने की कुल प्रायिकता हमेशा एक होती है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे प्रसामान्यीकरण से भी समझेंगे कि कण के पाए जाने की प्रायिकता तो 100% होगी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो होगा ही, तो उसकी प्रायिकता एक होती है ना। अतः कण स्पेस में किसी भी स्थिति में होगा ही, तभी तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी एक कह रहे हैं, है ना। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यदि हम पूरे स्पेस में यानी कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाएं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाए, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो, चाहे वो जेड एक्सिस हो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाए पूरे, है ना। और फिर अगर हम साई की वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी कि कण के प्राय यानी कि हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम dx dv dy और dz में, तो वो हमेशा जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि कण तो मिलेगा ही, है ना। इसका मतलब कण किसी भी स्थिति में पाए जाने की कुल प्रायिकता एक होती है। ठीक है, हम इसकी जगह हम dv भी पुट कर सकते हैं, है ना। तो हम ये पूरी वैल्यू लिख के यहाँ पर dv भी पुट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये जो एक्चुअली बात हमारे पास आई है ना, और हमने अभी साइन स्क्वायर को भी लिख के बताया था कि जिसे हम लिख सकते हैं साइन डॉट साइन स्टिक के फॉर्म में, है ना। ये साइन डॉट साइन स्टिक है हमारा, और मैं यहाँ यदि dv लिख दूं और यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दूं, है ना, अगर मैं इसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में ले लूं और तीनों की लिमिट यदि माइनस इनफाइनाइट टू मैं इनफाइनाइट ले लूं, तो उस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये अगर मुझे केवल 1 डायमेंशनल में इसकी वैल्यू लेनी है तो मैं सिंगल इंटीग्रेशन लूंगा और माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सिंगल इंटीग्रेशन करूं, है ना। और साइन क्या होगा, साइन स्टिक ले लूं और उसके साथ dx, सिर्फ dx ले लूं, यानी कि मुझे x एक्स के ले लेना है, तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये जो शर्त आपको दिख रही है वो शर्त कहलाती है नॉर्मलाइजेशन, जो हम बात कर रहे थे, प्रसामान्यीकरण। ठीक है, तो
जो हमने अभी शर्त ली, ठीक है, उस फंक्शन को, जिस फंक्शन से वो शर्त सेटिस्फाई हो रही, कौन सी शर्त सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली शर्त, ये शर्त जिस फंक्शन से सेटिस्फाई हो रही है, या ये शर्त जिस फंक्शन से सेटिस्फाई हो रही है, उस फंक्शन को हम नॉर्मलाइजेशन फंक्शन या प्रसामान्यीकृत फलन भी कह सकते हैं। तो ये जो दो हमारे जो टॉपिक थे जुड़े हुए, एक तो प्रोबेबिलिटी, जो इसकी प्रोबेबिलिस्टिक जो हमको डिफाइन करना था, उसको इंटरप्रिटेशन करना था, वो है ना। तो उसके साथ साथ हमने देखा कि प्रसामान्यीकरण के लिए क्या शर्त है। तो प्रसामान्यीकरण, अगर आपको किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसकी जो ये साइन साइंटिफिक डीएक्स की वैल्यू जो आनी चाहिए, या डीवी की वैल्यू जो आनी चाहिए, वो कितनी आनी चाहिए, 1। अगर वो 1 नहीं आती, कोई और वैल्यू आती है, तो क्या होगा, है ना। चलिए उसको भी हम देखते हैं कि अगर वो 1 नहीं आती है तो क्या। तो हमने ये पढ़ा कि जो साइन इंटू साइन स्टिक, अगर मैं होल इंटीग्रेशन ले लूँ, साइन इंटू साइन स्टिक, अगर मैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन में इसे लेता हूँ, दैट मीन्स 3D में अगर मैं इसे ले रहा हूँ dv, तो उसकी वैल्यू हमेशा मुझे क्या मिलती है, 1 मिलती है। ये जो आपको शर्त दिख रही है ना, यदि मैं इसे r और t के फंक्शन के फॉर्म में लूँ तो भी वही होगा। 3D में r t के फॉर्म में मैं यहाँ पर लेता हूँ साइन को, और यहाँ साइन स्टिक को भी मैं ले लेता हूँ r और t के फॉर्म में, है ना। तो ये जो इक्वेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वो इक्वेशन एक्चुअली कहलाता है प्रसामान्यीकरण। ये क्या, कौन सी शर्त कहलाती है, ये प्रसामान्यीकरण की शर्त कहलाती है। क्लियर है। संपूर्ण आयतन जो है आपका यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो ये प्रसामान्यीकृत तरंग फलन अगर हमसे पूछा जाए, तो ये जो तरंग फलन है ना, या ये जो तरंग फलन हमने लिखा है, वो प्रसामान्य तरंग फलन कहता है। तो कोई भी तरंग फलन प्रसामान्यीकरण तरंग फलन कहलाएगा जब साइन साइंटिफिक डीवी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब यदि किसी क्वांटम सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है, और उसका एक फंक्शन लेते हैं साई आर टी, जो कि ऐसे है कि साइन साइंटिफिक डीवी का मान 1 नहीं है, यानी कि वो प्रसामान्यीकृत नहीं है, और कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है उसकी। दैट मीन्स अगर हम साइन साइंटिफिक लेते हैं किसी क्वांटम सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ जो फंक्शन है साइन, वो कोई और वैल्यू को लेता है, और वो वैल्यू सपोज है कितनी, n है। तो अगर हमको अगर हमको क्या करना है, अगर हमको वैल्यू को हटाना है, कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो समीकरण है वो हमारा प्रसामान्यीकृत ही रहे, नॉर्मलाइज ही रहे, तो हमको इस n को क्या करना होगा, हटाना होगा। और उस n को हटाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1/n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/n, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया साइन साइन स्टिक dv, मतलब मैं यहाँ ट्रिपल ले लेता हूँ v, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1, यानी कि दोनों पक्षों में हमने 1/n ले लिया। क्लियर हो गया। अगर मैं इस n को ट्रांसफर कर दूं तो फिर से हमारा ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा। तो प्रसामान्यीकरण का जो गुणांक है, वो कभी भी एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं करता, और जो भी हमारा ये इक्वेशन आया है ना, यदि हमारे पास अगर हमको इस इक्वेशन को क्या करना है, ये इक्वेशन हमको लाना है एक्चुअल में, और एक इस इक्वेशन को संतुष्ट करने के लिए हम जो भी चीजें लेंगे, है ना, हमको कौन सा इक्वेशन लाना है, ये इक्वेशन लाना है, और इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज यहाँ पर लेंगे, वही एक्चुअल में प्रसामान्यीकरण गुणांक कहलाएगा। यही हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को प्रसामान्यीकरण आपको करना है, तो आप देख लीजिए कि साइन साइंटिफिक की जो वैल्यू है इंटीग्रेशन में, वो 1 होनी चाहिए, और उसे अगर आप 1 कर लेते हैं तो वो प्रसामान्यीकरण हो गया। करेक्ट है। इसके बाद हमने ऑपरेटर पढ़ लिया है, हम आगे प्रत्याशित मान वगैरह जो है ना, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, उसकी बात अगली क्लास में करेंगे।